हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग नई एनर्जी के साथ में नया चैप्टर ओपन करने जा रहे हैं जो कि इंटरमीडिएट के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उस चैप्टर की जो कि इंटरमीडिएट में बहुत 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 महत्वपूर्ण है और इससे 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नया अपना चैप्टर विद्युत रसायन। आज का बच्चों हमारा चैप्टर है विद्युत रसायन। कौन सा चैप्टर है बच्चों? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रसायन, वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से इंटरमीडिएट एग्जाम में तो 7 से 8 नंबर का प्रश्न आता ही आता है। इसके अलावा बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप ये समझिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आइए बच्चों बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इस चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा? तो इस चैप्टर में केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो रसायन है, रसायन मतलब जो हमारा रसायन है और विद्युत दोनों को मिलाया गया है। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने में बड़ा ही मजा आएगा। इस चैप्टर में बड़ी मजेदार बात यह है कि देखिए रसायन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेंगे, रसायन से। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी कुछ बेसिक सी जानकारी पहले हम लोगों को पता होनी चाहिए। जब वो सारी जानकारी हमें क्लियर है तो फिर चैप्टर को पढ़ने में बड़ा ही मजा आता है। बच्चों बहुत से बच्चों का मानना है कि ये चैप्टर बहुत बोरिंग चैप्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बोरिंग उन बच्चों को महसूस होता है जो बच्चे इस चैप्टर को बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में जो चीजें बताई जाएं उनको बहुत अच्छे से आपको समझना है। जब उनको आप बहुत अच्छे समझ लोगे तो चैप्टर स्मूथली बिल्कुल आपको इजी लगने लगेगा। तो आपको क्या करना है, एक भी वीडियो इस चैप्टर का मिस नहीं करना है और वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। जब वीडियो देखो तो आप आसपास के इलाके की, जो भी आप जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो आप जरा वीडियो फोकस कीजिए और आसपास के जो आपके दरवाजे खिड़कियां हैं उनको बंद करके वीडियो पर कंसंट्रेट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत रसायन चैप्टर। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रतिरोध की, किसकी बात करेंगे? प्रतिरोध की। आइए चलिए देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। तो बच्चों जब किसी विलयन में, जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में धारा प्रवाहित होती है, जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में धारा प्रवाहित होती है तो विलयन द्वारा, किसके द्वारा? विलयन द्वारा। भाई जिसे कोई मान लीजिए जैसे कोई एक पात्र है, सपोज दैट ये कोई पात्र है और इस पात्र में मान लीजिए विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? विलयन भरा हुआ। अब इसमें मान लो धारा का प्रवाह, इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। अब धारा मान लो इधर से इधर जा रही है, तो जब धारा इधर से इधर जाएगी तो विलयन द्वारा इस धारा के मार्ग में जो भी रुकावट उत्पन्न होगी, जो भी अवरोध उत्पन्न किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विलयन का प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिरोध। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। डेफिनेशन में बच्चों क्या लिखोगे? आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या लिखना है? किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में विलयन द्वारा धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में
उत्पन्न किया गया अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या केवल प्रतिरोध लिख लो आप, प्रतिरोध कहते हैं, अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। हालांकि आप लोगों ने फिजिक्स में भी इसको पढ़ रखा होगा बच्चों। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? प्लस इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक या इसकी इकाई, मात्रक चलता है आपकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में चलती है इकाई, तो इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम लिख दो, या ऐसे ओम लिख दो, या फिर इस टाइप से साइन बना दो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विलयन द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसी क्रम में आगे दूसरी हेडिंग इसी चैप्टर की, चालकत्व। कौन सी हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग? चालकत्व, विलयन का चालकत्व। चलिए हेडिंग डालते हैं, विलयन का चालकत्व। बच्चों विलयन का चालकत्व क्या होता है? आइए चलिए इस पे बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, जब हमारी विद्युत धारा बह रही थी, क्या बह रही थी? विद्युत धारा बह रही थी विलयन में, तो विलयन द्वारा उस धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया गया वह तो प्रतिरोध हो गया। और अगर अवरोध कम होगा तो धारा ज्यादा बहेगी, तो जितनी तेजी से धारा बहेगी, जितनी ज्यादा धारा बहेगी, वही तो चालकत्व है। मतलब अगर प्रतिरोध कम है, रोकने वाला अवरोध कम है, अभी जो हमने डायग्राम बनाया था, अगर अवरोध कम है तो चालकत्व ज्यादा होगा, और अगर अवरोध अधिक है तो चालकत्व कम होगा। सीधी सी बात है। मान लीजिए धारा इधर से इधर बह रही है, समझो जरा, मान लीजिए धारा इधर से इधर बह रही है, तो विलयन द्वारा इसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा वो प्रतिरोध है। अब जितना कम अवरोध होगा, इस धारा के मार्ग में अवरोध जो उत्पन्न हो रहा है, अगर वो जितना कम होगा इसका चालकत्व उतना है। भाई जितनी तेजी से धारा बहेगी उतना ही तो चालकत्व होगा। तो ये जो धारा बह रही है, इसके मार्ग में विलयन क्या उत्पन्न कर रहा है? अवरोध जितना कम होगा उतनी ही तेजी से धारा बहेगी, यानी चालकत्व अधिक होगा। अवरोध जितना कम, चालकत्व उतना अधिक, अवरोध जितना अधिक, चालकत्व उतना कम। अर्थात जो चालकत्व होता है ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। किसी विलयन का चालकत्व, किसी विलयन का चालकत्व उस विलयन के प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। का व्युत्क्रम होता है। इसे
वैसे तो चालकत्व तो मतलब कंडक्टेंस यानी सी से स्टार्ट होता है, तो इसको हमें सी से प्रदर्शित करना चाहिए। जैसा कि फिजिक्स में कंडक्टेंस को सी से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में हम सी से प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि सी का मतलब हम लोग कंसंट्रेशन भी समझ जाते हैं, सांद्रता भी समझ जाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग सी से ना प्रदर्शित करके इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा G इज इक्वल टू 1/r। ये हो गया G इज इक्वल टू 1/r। बच्चों R का मात्रक क्या होता है? अगर मात्रक निकालें तो R का मात्रक होता है ओम, तो इसका मात्रक हो जाएगा, ये ओम ऊपर जाएगा, तो या तो हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, क्या लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या इसको महो भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं महो, या फिर सीमेंस भी लिख सकते हैं। ये होते हैं इसके यूनिट। तो विलयन का चालकत्व क्या है? किसी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उस विलयन का चालकत्व कहते हैं। किसी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग उस विलयन का चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे चालकत्व के बाद में विशिष्ट चालकत्व की, विशिष्ट चालकत्व की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विशिष्ट चालकत्व की। आइए चलिए देख लेते हैं विशिष्ट चालकत्व को जानते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, कौन सी? विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व से पहले आप लोग पहले विशिष्ट प्रतिरोध समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को हम लोग दूसरा नाम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। आइए चलिए बच्चों इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या? देखिए इसके लिए जैसे मान लीजिए हमने कोई, बच्चों इधर ध्यान देना, जैसे ये मान लीजिए देखिए जैसे ये मान लीजिए कोई आपका सेल है। क्या है? ये कोई सेल है। विशिष्ट प्रतिरोध,
प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, यही समझना है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक। तो बच्चों जरा देखिए, ये कोई सेल है, तो जो किसी, मान लीजिए ये विलयन है, तो इस विलयन का जो प्रतिरोध होगा वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। इसका जो प्रतिरोध होता है, जरा किसी भी सेल में के विलयन का प्रतिरोध जो होता है वो निर्भर करता है, ये जो इलेक्ट्रोड पड़े हैं, इलेक्ट्रोड, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है? इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड है। तो जरा ध्यान देना, इसमें अगर बात की जाए किसी भी सेल का जो प्रतिरोध होता है, वह प्रतिरोध उस सेल में जो इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं, तो इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। सॉरी, हाँ, किसी भी सेल का जो प्रतिरोध होता है वह सेल में पड़े हुए जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी सेल का जो प्रतिरोध होता है वो इसमें पड़े हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्षेत्रफल को हम A से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। क्षेत्रफल जितना कम होगा, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तो किसी भी सेल का जो प्रतिरोध होता है वह इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, किसी सेल का प्रतिरोध, किसी सेल का प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के कैसा होता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसीलिए हमने लिख दिया R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A, समीकरण नंबर 1। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है, उसके समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। जहाँ ये रो जो आया है, जहाँ रो विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पे क्या है बच्चों? रो क्या है? विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध है। अब बच्चों यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो रो की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका यहाँ डिवाइडेशन होगा,
तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। या इसको हम अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देना, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये हो गया। अब इसका यूनिट अगर निकालना चाहें तो यूनिट क्या निकलेगा बच्चों, ध्यान देना, विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट, आर का यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट होता है ओम, आर का यूनिट ओम हो गया, और ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन एल का सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, इसका यूनिट क्या आ गया, ओम सेंटीमीटर। या अगर हम बात कर लें एमकेएस सिस्टम में, तो एमकेएस सिस्टम में ओम इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं चालकता की, विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता। देख लीजिए, अब बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ये क्या होता है, जैसे बच्चों चालकत्व में आपने पढ़ा, क्या अभी आपने चालकत्व में पढ़ा था, चालकत्व में आपने पढ़ा था कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, किसी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। इसी प्रकार से चालकता या विशिष्ट चालकत्व क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। तो किसी विलयन के, स्टार्ट करते हैं, किसी विलयन के, किसी विलयन के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, को विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे बच्चों काहे से प्रदर्शित करते हैं, इसे डिनोट करते हैं बच्चों, लिखिए, इसे कापा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब बच्चों अभी आपने पढ़ा रो इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था, जरा देख लीजिए, रो इज इक्वल टू पढ़ा है आर ए अपॉन एल। देखिए वो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, एल पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। तो कापा, बच्चों ध्यान देना, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। ये आ गया आपका कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। बच्चों इसका यूनिट देख लेते हैं, आइए चलिए यूनिट देख लेते हैं। तो इसका क्या हो गया, 1 अपॉन आर का ओम। देखिए यूनिट अगर देखेंगे तो 1 बटे ओम, एल का यूनिट सेंटीमीटर, और इसका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल आउट,
तो कापा का यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको हम लिख सकते हैं महो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये सारे फार्मूले होते हैं किसके, चालकता के। किसके फार्मूले हैं, चालकता के हैं। बच्चों चालकता तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में चालकता के बाद में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके बाद में बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है सेल स्थिरांक। किसके विषय में पढ़ना है बच्चों, सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक क्या होता है बच्चों, आइए चलिए सेल स्थिरांक देख लेते हैं। सेल स्थिरांक क्या है, सेल कांस्टेंट। सेल स्थिरांक बच्चों, सेल स्थिरांक क्या है, किसी भी विलयन का जो सेल स्थिरांक होता है वह किसी सेल का सेल स्थिरांक उस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के किसी सेल का सेल स्थिरांक उस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, x बराबर L/A। x बराबर क्या होता है, L/A। इसका अगर यूनिट देखा जाए, इसका यूनिट, तो इसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, और इसका क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो 1 सेंटीमीटर, या फिर ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, या मीटर इनवर्स लिख सकते हैं इसको। तो बच्चों अगर आपको पता लग गया कि L/A = x होता है, तो ये फार्मूला आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कापा = 1/r और इंटू x हो जाएगा, या इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो x = हो जाएगा कापा इंटू r। क्या हो जाएगा, कापा इंटू r। तो बच्चों यहाँ तक आपको सेल स्थिरांक तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी क्रम में हम लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग की ओर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मूलर चालकता।
क्या पढ़ेंगे? अब बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलर चालकता। बच्चों मोलर चालकता क्या होती है? ये उस विलयन की चालकता होती है जिसमें एक मोल विद्युत अपघट्ट पदार्थ घुला हो। क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? मोलर चालकता को, मोलर चालकता को डिफाइन करेंगे हम लोग, किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें एक मोल विद्युत अपघट्ट पदार्थ घुला हो, मोलर चालकता कहलाती है। तो इसको लिखेंगे किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें एक ग्राम अणु अथवा एक मोल विद्युत अपघट्ट पदार्थ घुला हो, विद्युत अपघट्ट पदार्थ घुला हो, मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। इसे म्यू या लैम्डा एम, म्यू या लैम्डा एम या कापा एम से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू कापा इंटू वी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी। क्योंकि जानते हैं जो V होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पर हम लोगों का फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी की पोजीशन पर, क्योंकि मोलर चालकता की बात कर रहे हैं तो मोलरिटी भी होगी यहाँ पर। तो म्यू इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। मोलर चालकता में जैसा कि आपको बताया है, हमने क्या बताया है कि किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अथवा 1 मोल विद्युत अपघट्ट पदार्थ घुला हो, मोलर चालकता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? इसे हम म्यू से या लैम्डा एम से या कैप एम से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर होता है कापा इंटू वी, वी बराबर हम जानते हैं वी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी। तो यहाँ पर वी के स्थान पे हम 1000 अपॉन सी भी लिख सकते हैं। तो आ गया म्यू बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन एम। बच्चों अगर हम यहीं पर बात कर लें, किसकी बात कर लें? यहीं पर अगर हम बात कर लें इसके मात्रक की, तो बच्चों इसका मात्रक होता है म्यू का मात्रक, म्यू की इकाई लिखें,
म्यू की इकाई, इसकी इकाई बच्चों क्या होती है? इसकी इकाई होती है महो, या महो डाल लीजिए या फिर ओम इनवर्स लिख लीजिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये होती है बच्चों। इसकी इकाई बहुत महत्वपूर्ण है, इकाई बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप समझ लीजिए। तो क्या हो गया? ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो गई इसकी इकाई। बच्चों इसी क्रम में हम समझ लेते हैं तुल्यांकी चालकता को। किसको समझ लेते हैं? तुल्यांकी चालकता को। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग तुल्यांकी चालकता की भी बात करेंगे, या इसी में देख लीजिए, ये जो डेफिनेशन लिखी थी इसी में देख लीजिए तुल्यांकी चालकता। आइए चलिए इसी में बताए दे रहे हैं, क्या अलग से लिखते हैं। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता क्या होती है बच्चों? इसकी डेफिनेशन जरा देख लीजिए। किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें, यहां तक तो यही रखना है, इसके बाद में किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता जिसमें किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक क्या घुला हो? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट पदार्थ घुला हो। जरा ध्यान देना, किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट पदार्थ घुला हो क्या कहलाती है बच्चों? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। जरा ध्यान देना बच्चों, हम बात कर रहे थे तुल्यांकी चालकता की। तुल्यांकी चालकता क्या होती है? तो डेफिनेशन बिल्कुल मोलर चालकता से कॉपी की है मैंने। मोलर चालकता की थी किसी विद्युत अपघट्ट की उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु अथवा 1 मोल विद्युत अपघट्ट पदार्थ घुला हो, उसे मोलर चालकता कहते हैं। उसी की कॉपी कर ली है यहाँ पे। आपको क्या बोलना है? किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट पदार्थ घुला हो, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। अब बच्चों अगर हम बात कर ले इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ये वाला साफ कर देना, ज्यादा आलस ठीक नहीं होता है। चलिए अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे लेम्डा या लेम्डा EQ या कैप EQ से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे लेम्डा EQ या कैप EQ से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है लेम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू V। अब फिर वही जो V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। अब यहाँ पर तुल्यांकी चालकता की बात हो रही तो यहाँ पे नॉर्मलता आ जाएगी। तो लेम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन V नहीं सॉरी N आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपॉन N।
नॉर्मेलिटी आ जाए। ये हो गया बच्चों फार्मूला। अगर हम बात करें इसकी इकाई की तो लिखेंगे इसकी इकाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी इकाई क्या होती है बच्चों? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, नहीं सॉरी, यहाँ पे तुल्यांक इनवर्स होती है। क्या होती है बच्चों? तुल्यांक इनवर्स। ऐसे लिखेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये होता है। तो बच्चों हम लोगों ने तुल्यांक की चालकता क्या होती है इस पर चर्चा की। थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे। ये हो गया आपका तुल्यांक की चालकता। मोलर चालकता हो गई, तुल्यांक की चालकता हो गई। अब बच्चों इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सोच रहे हैं कर लिए जाएं, तो क्या उद्देश्य है किए जाएं? चलिए एक दो इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करते चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों एक आध क्वेश्चन हो जाए इससे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों, देख लीजिए क्वेश्चन को। किसी लवण के प्रश्न, किसी लवण के n/10 के कैपिटल N/10 विलयन का प्रतिरोध 32 ओम है। 32 ओम है। कितना है? 32 ओम। सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1.80 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। विलयन का विशिष्ट चालकत्व, विलयन का विशिष्ट चालकत्व, विलयन का विशिष्ट चालकत्व तथा तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता ज्ञात करो। आइए बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा उस पे एक छोटा सा ये न्यूमेरिकल हो जाए। इस न्यूमेरिकल में साफ तौर पे क्या क्या दिया हुआ है? इस न्यूमेरिकल में दिया है किसी लवण के n/10 विलयन का प्रतिरोध 32 ओम है। कितना है? 32 ओम। सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1.80 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। विलयन का विशिष्ट चालकत्व और तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है। आइए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें जो गिवन है उसको आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। क्या क्या गिवन है देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों आपको क्या क्या दिया है, चलिए इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको नॉर्मेलिटी दी है, n = 1/10 आप लिख लोगे। विलयन का प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध यानी R = 32 ओम।
फिर इसके बाद में क्या दिया है, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को हम लोग L से डिनोट करते हैं, ये दिया है 1.80, और क्षेत्रफल इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, ये दिया है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर दिया था, ये दिया है। और पूछ क्या रहा, विशिष्ट चालकत्व यानी आपसे कापा पूछ रहा है। बच्चों याद करो, कापा बराबर फार्मूला पढ़ा है हमने 1/r L/A, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बस इसी फार्मूले में रख दीजिए। 1/r की वैल्यू कितनी है 32, L की वैल्यू कितनी है 1.80, और इसकी वैल्यू कितनी है 5.4। बच्चों देखो, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो 1 0 बढ़ाया और इस दशमलव से इस वाले दशमलव को उड़ा दिया। 18 दूनी 36 18 23 54, ये 3 बार में कैंसिल हो गया। अब 3 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/ कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब बच्चों 96 का भाग आपको 1 में देना है, कितने में देना है 1 में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका भाग देना है, भाग देकर देख रहे हैं दशमलव कितना बच्चों आएगा, ध्यान देना 0.01041 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आएगा, ये आ गया कापा का मान। अब कापा के बाद में हम लोग बात करेंगे तुल्यांकी चालकता की। तो तुल्यांकी चालकता, अब ये मैंने फार्मूला बढ़ाया, लेमडा EQ होता है कापा मल्टीप्लाई 1000/n। तो कापा की वैल्यू कितनी है बच्चों, कापा की वैल्यू आपने निकाली है 0.01041, ये निकाली, और मल्टीप्लाई कितने से करना है 1000 से, अपॉन n का मान कितना है बच्चों 1/10, 1/10, तो 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1000 की जगह कितना हो जाएगा 10,000, तो 0.01041 इंटू 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 का गुणा करोगे तो दशमलव यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 104.1। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है महो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपका क्वेश्चन लग गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन से आपको कुछ समझ में आया होगा। तो तुल्यांकी चालकता किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए इसी क्रम में आप लोग अपनी बुक से जो भी इस टाइप के न्यूमेरिकल हों उनको आपको सभी न्यूमेरिकल को करके लाना है, और जो भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आए वो आपको हमसे डिस्कस कर लेना है, कमेंट बॉक्स में आपको टाइप कर देना है, तो उसका हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर रिजल्ट आपको देंगे। चलिए इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पर। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो चालकता को प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले अगर बात करेंगे तो किस पर बात करेंगे, जरा ध्यान देना। सबसे पहले अगर बात करेंगे नंबर 1 पे, तो वो कारक है हमारा ताप। नंबर 2 पर अगर हम बात करेंगे तो वो है माध्यम की श्यानता, माध्यम की श्यानता। और 3 नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो आयनों के विलायकीकरण पर। 3 नंबर है आयनों के विलायकीकरण
करण पर, आयनों के विलायकीकरण। और चौथा है आपके लिए 4 नंबर क्या है, आयनों के मध्य लगने वाले बलों पर, आयनों के मध्य, आयनों के मध्य लगने वाले बलों पर। आयनों के मध्य लगने वाले बलों पर। और 5वां है तनुता। तो इन पर हम लोगों को बात करनी है। सबसे पहले चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं बच्चों, तो चालकता को प्रभावित करने वाले कुल मिला के 5 कारक होते हैं। आइए चलिए इन पर हम लोग थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। चालकता को प्रभावित करने वाले टोटल 5 कारक है। चालकता मतलब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब धारा के प्रवाह को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो कारक है हमारा वो है टेम्परेचर। सबसे पहला कारक कौन सा है, सबसे पहला कारक है बच्चों ताप। सबसे पहला कारक कौन सा है बच्चों, सबसे पहला कारक होता है ताप। कंडक्टेंस को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक कौन सा होता है, ताप। देखो ताप कैसे प्रभावित करता है, अगर बच्चों कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन क्या, कोई भी मान लीजिए विद्युत अपघट है, कोई विद्युत अपघट है, उसका अगर ताप बढ़ा दे तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, जो विलायक के अणु होते हैं उनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है। उसमें घुले जो विद्युत अपघट के अणु होते हैं उनकी भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप उनकी गतिशीलता बढ़ती है और जिससे चालकता बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ाने के साथ आयनों की क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। लिख दो यहाँ पे, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनकी मतलब किसकी, आयनों की, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा, गतिशीलता भी बढ़ जाती है, भी बढ़ जाती है। और जब गतिशीलता बढ़ जाएगी तो चालकता तो अपने आप बढ़ जाती है। इसीलिए ताप बढ़ाने पर चालकता कैसी होती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनकी गतिशीलता भी बढ़ जाती है। इसीलिए ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब इसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे माध्यम की श्यानता। देखो ताप बढ़ाने पर, जैसे मान लो कोई विद्युत अपघट विलयन है, उसमें जो विद्युत अपघट, जैसे मान लो विलयन है, इसमें कोई आयन है, ये मान लो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, तो ताप बढ़ाया आपने, ताप बढ़ाया तो क्या हुआ, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी। और समझो जरा, ये मान लीजिए कोई पात्र है, इसमें कोई विद्युत अपघट का विलयन भरा हुआ है, आपने क्या किया, इसका ताप बढ़ाया, तो ताप बढ़ाओगे तो ये आयन जो है इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या होगा, ताप बढ़ाया आपने तो काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, इनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। और जब गतिशीलता इनकी बढ़ जाएगी, गतिशीलता बढ़ने से क्या होगा, गतिशीलता बढ़ने से इनकी चालकता भी बढ़ जाती है।
अब जरा समझो, अब बात करेंगे हम माध्यम की श्यानता। माध्यम की श्यानता मतलब जितना, मान लीजिए जितनी ज्यादा श्यानता है, जैसे मान लो इसमें जो विलयन भरा है उसकी श्यानता जितनी ज्यादा, श्यानता मतलब आप ऐसे समझ लो गाढ़ापन, जितना ज्यादा विलयन गाढ़ा होगा आयनों को इधर उधर जाने में उतनी ही क्या होगी, उतनी ही परेशानी होगी। जरा ध्यान समझो बच्चों, श्यानता जितनी ज्यादा होगी, इसकी श्यानता ज्यादा होगी, श्यानता मतलब विलयन जितना गाढ़ा होगा, तो गाढ़ा होगा तो आयनों को इधर उधर आने जाने में क्या होगी, परेशानी होगी, दिक्कत होगी, यानी इनकी गतिशीलता जो है वो कम होगी। गतिशीलता कम होगी तो चालकता अपने आप कम हो जाएगी। तो चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं, माध्यम की श्यानता। सेकंड नंबर है आपका माध्यम की श्यानता। माध्यम की श्यानता बच्चों, माध्यम की श्यानता क्या होगी, माध्यम की श्यानता जितनी अधिक होगी, माध्यम दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला कलर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो माध्यम की श्यानता जितनी अधिक होगी, उनकी गतिशीलता मतलब मोबिलिटी, उनकी गतिशीलता उतनी ही कम होगी, उनकी गतिशीलता उतनी ही कम होगी। अर्थात माध्यम की श्यानता, बढ़ाने पर चालकता घटती है। माध्यम की श्यानता जितनी अधिक होगी उनकी गतिशीलता उतनी ही कम होगी, अर्थात माध्यम की श्यानता बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, घटती है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आयनों के विलायकीकरण पर। बच्चों चलिए अब बात कर लेते हैं आयनों के विलायकीकरण पर। चलिए अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी कौन सी, आयनों के विलायकीकरण पर। बच्चों आयनों के विलायकीकरण पर हम लोग बात करेंगे, आयनों के विलायकीकरण पर। पहले तो आप ये समझो कि आयनों का विलायकीकरण होता क्या है। होता ये है, जरा ध्यान समझो, जैसे ये कोई हमारा पात्र है, बहुत अच्छे समझना बच्चों, ये हमारा कोई पात्र है, इस पात्र में मान लो आयंस, हमारे ये आयंस हैं, ये हमारे आयंस हैं, और विलायक के अणु, जरा देखिए विलायक के अणु, जैसे ये मान लीजिए विलायक के अणु है। तो होता क्या है, आयनों द्वारा विलायक के अणुओं को अपने साथ जोड़कर एक बड़ा शेप ग्रहण कर लेना, अपना आकार बढ़ा लेना ही क्या कहलाता है, आयनों का विलायकीकरण। तो क्या होगा, अभी आयन का आकार इतना छोटा है, जरा ध्यान दो, आयन का आकार इतना छोटा है तो ये आयन जो है इस पूरे विलयन में आसानी से आ जा सकता है, क्योंकि आकार छोटा है तो इधर उधर आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों, अगर आकार छोटा है तो आयन को इधर उधर आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इसका विलायकीकरण हो जाए, विलायकीकरण मतलब कि विलायक के अणुओं को अपने साथ में जोड़ लेगा,
और जोड़कर बड़ा शेप ग्रहण कर लेगा, बड़ा आकार ग्रहण कर लेगा। जैसे मान लीजिए अभी इतना छोटा था, आराम से आ जा रहा था, लेकिन अगर इसको विलायक के अणु चारों तरफ से घेर लेंगे यानी इसका विलायकीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलायकीकरण हो जाएगा। अब देखिए इसका आकार इतना बड़ा हो गया, जैसे ये वाला आयन देखिए, ये वाला, इसको विलायक के अणु चारों तरफ से पकड़ लेंगे, इसको देख लीजिए विलायक के अणुओं द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, घेर लिया जाएगा तो इनका शेप इतना बड़ा हो जाएगा। अब देखिए जरा इतने बड़े बड़े हो गए, तो अब इनको इधर उधर आने जाने में दिक्कत होगी ना, आने जाने में परेशानी होगी, चूंकि आकार बढ़ चुका है। और जब आकार बढ़ जाता है तो आयनों को इधर उधर आने जाने में परेशानी होने लगती है, यानी गतिशीलता घट जाती है, और गतिशीलता घट जाने से चालकता घट जाती है। तो कुल मिला के आयनों का विलायकीकरण कराने पर क्या होती है? उनकी गतिशीलता घट जाती है। आयनों का विलायकीकरण क्या है? विलायक के अणुओं का, आयनों द्वारा विलायक के अणुओं को अपने में समाहित करके बड़ा आकार ग्रहण कर लेना। आयनों के साथ, आयन के साथ विलायक के अणुओं का जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। आयनों के साथ विलायक के अणुओं का जुड़ना क्या कहलाता है? विलायकीकरण कहलाता है। तथा विलायकीकृत आयनों का आकार बढ़ने के कारण चालकता बढ़ जाती है। तो आयनों का विलायक के अणुओं से जुड़ना लिख देंगे, आयनों का विलायक के अणुओं से जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। विलायकीकरण कहलाता है। विलायकीकरण कहलाता है। और विलायकीकृत अणुओं का आकार बढ़ने से विलायकीकृत अणुओं का आकार बढ़ने से उनकी गतिशीलता क्या होती है? उनकी गतिशीलता कम हो जाती है, कम हो जाती है। जिससे चालकता घट जाती है। अब इसी क्रम में अगला नंबर हम लोग देखेंगे आयनों के मध्य। अगला नंबर क्या है? आयनों के मध्य लगने वाले बलों पर। तो अगला नंबर देखिए आयनों के मध्य लगने वाले बलों पर। चौथा नंबर है आयनों के मध्य लगने वाले बलों पर। आयनों के मध्य लगने वाले बलों पर। आयनों के मध्य लगने वाले बलों पर। लगने वाले बलों पर। बच्चों आयनों के मध्य लगने वाला बल जितना प्रबल होगा, जरा ध्यान देना। जैसे मान लीजिए ये हम कोई पात्र बना रहे हैं, इस पात्र में हम आयन बनाए दे रहे हैं। जैसे ये आयन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसे आयन है। तो आयनों के मध्य लगने वाला इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो आयनों के मध्य लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जितना पावरफुल है, भाई ये वाला आयन इस वाले आयन को पकड़े है, इस वाले आयन को पकड़े हैं,
ये इस वाले आयन को ये आयन, और देखो इसके ऊपर होगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये इसको पकड़े है, ये इसको पकड़े है, ऐसे सब एक दूसरे को पकड़े होंगे। तो क्या होगा, आयनों के मध्य लगने वाला फोर्स जितना स्ट्रांग होगा, अब मान लीजिए ये आयन इस आयन को पकड़े है, तो ये वाला आयन इस आयन को पकड़े है, सारे आयन एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो क्या होगा, ये आयन इधर उधर गतिशील नहीं हो पाएंगे। गतिशील नहीं हो पाएंगे तो श्यानता तो चालकता घट जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, आयनों के मध्य लगने वाले बल जितने प्रबल होंगे उनकी गतिशीलता उतनी ही कम होगी, जिससे चालकता भी कम होगी। तो कुल मिला के आयनों के मध्य लगने वाले बल जितने प्रबल हैं उसकी गतिशीलता उतनी ही कम होगी और चालकता भी कम होगी। अब लास्ट टॉपिक आपका लास्ट फैक्टर बचा है तनुता। आइए इसलिए उस पर बात कर लेते हैं, तनुता पर देख लीजिए ना, तनुता। तो 5वां नंबर, ये 4था नंबर था आपका, अब 5वां नंबर देख लीजिए। 5वां नंबर है तनुता। तनुता का मतलब क्या होता है? तनुता का मतलब होता है कि विलयन जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा, जितना ज़्यादा तनु होगा, मतलब जितना विलयन में, जैसे ये देखिए, मान लीजिए इस पात्र में विद्युत अपघट्ट गोला है और इतना मान लीजिए इसमें जल है या कोई विलायक है, और इसमें मान लीजिए कि इसमें विलायक के अणुओं की, जो विलायक के अणुओं का मोल है वो मान लीजिए 100 मोल है, और विलेय के अणुओं का जो मान लीजिए अमाउंट है वो मान लीजिए 10 मोल है। तो अभी 10 मोल विलेय के अणु 100 मोल विलायक में रोटेट हो रहे हैं, जिसके कारण इसकी जो भी मोबिलिटी होगी उसी अकॉर्डिंग हम लोग इसका कंडक्टेंस निकाल लेंगे। अब मान लीजिए इसमें हमने थोड़ा सा विलायक और ऐड कर दिया, विलायक के अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। विलायक के अणुओं की संख्या, मान लो आपने पहले 100 मोल लिया था, फिर से आपने 100 मोल इसमें डाल दिया, तो विलायक के जो मोल थे वो कितने हो गए, 200। तो 200 मोल्स में विलेय के तो मोल्स आपने बढ़ाए नहीं, विलेय के मोल्स उतने ही, तो ये आराम से सर्कुलेट होंगे, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अर्थात हम लिख सकते हैं किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर उनकी, किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे उनकी चालकता भी बढ़ जाती है। तो बच्चों, इस क्लास में हम लोगों ने चालकता और चालकता को प्रभावित करने वाले कारक तक पढ़ लिया है। इसके बाद में हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कोलराउस का नियम। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।